नमस्कार। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और इस फैसले ने अरावली की पहाड़ियों को एक बहुत बड़ी कह सकते हैं एक पर्यावरणीय बहस के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया है। तो आज हम इन्हीं पहाड़ियों और उन्हें बचाने के लिए जो एक विवादास्पद नियम बना है उसकी पूरी कहानी को समझेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किसी पहाड़ी को पहाड़ी क्या बनाता है। मतलब हम कब कहते हैं कि ये एक पहाड़ी है। और यकीन मानिए ये सवाल सिर्फ भूगोल का नहीं है। हम देखेंगे कि कैसे एक कानूनी परिभाषा बस एक नंबर एक पूरी की पूरी प्राचीन लैंडस्केप की किस्मत बदल सकता है। तो आइए इस पूरे मसले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आज की हमारी चर्चा में सबसे पहले हम अरावली के महत्व को जानेंगे, फिर देखेंगे कि इस पर किस तरह के खतरे मंडरा रहे हैं। इसके बाद हम उस नियम की बात करेंगे जो इसे बचाने के लिए बनाया गया, और फिर आएगा 100 मीटर का वो विवाद। और आखिर में हम ये समझेंगे कि इस नियम के बाद क्या कुछ है जो अब असुरक्षित हो गया है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं अरावली पहाड़ियों से। ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है, ये एक जिंदा जागता सिस्टम है जो करोड़ों सालों से हमारे साथ है। पता है, ये पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। जी हाँ, ये हिमालय से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। तो एक तरफ है ये प्राचीन विरासत और दूसरी तरफ खड़ा है एक बिल्कुल नया आधुनिक खतरा। अच्छा, ये पहाड़ियां हमारे लिए करती क्या है? बहुत कुछ। ये थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती हैं, एक दीवार की तरह। जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये अनगिनत जीव जंतुओं का घर है, मिट्टी को अपनी जगह पर थामे रखती हैं, और तो और हमारी हवा को भी साफ करती हैं। सच कहें तो ये उत्तर भारत की लाइफलाइन है। लेकिन ये जो लाइफलाइन है, ये दशकों से लगातार हमलों का सामना कर रही है। ये एक ऐसा लैंडस्केप है जो हमारी आंखों के सामने धीरे धीरे खत्म हो रहा है। खतरे भी कई तरह के हैं। बड़े पैमाने पर हो रहा खनन, अंधाधुंध कटते जंगल, बढ़ता हुआ प्रदूषण और फैलता शहरीकरण, इन सब ने मिलकर अरावली के बहुत बड़े हिस्से को बर्बाद कर दिया है। नतीजा, ये लगातार सिकुड़ती जा रही हैं। और इसी तबाही को रोकने के लिए एक कदम उठाया गया। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है। कोर्ट ने एक साफ सुथरी परिभाषा बनाने की कोशिश की, एक ऐसा नियम जो ये तय कर सके कि किसे बचाना है और किसे नहीं। ये बात है नवंबर और दिसंबर 2025 की। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के लिए एक यूनिफॉर्म यानी एक जैसी कानूनी परिभाषा को मंजूरी दे दी। ये एक ऐतिहासिक पल था जिसका मकसद था सारी कन्फ्यूजन को खत्म करना। इरादा तो बिल्कुल नेक था। लक्ष्य था एक साफ और एक जैसा कानूनी स्टैंडर्ड बनाना, ताकि ये तय हो सके कि भाई असल में अरावली पहाड़ी है क्या और किसे कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। हुआ ये कि इस समाधान ने ही एक नई और शायद पहले से भी बड़ी समस्या को जन्म दे दिया, और इसी को आज हम 100 मीटर के विवाद के नाम से जानते हैं। तो ये नियम है क्या? नियम ये कहता है कि कानूनी तौर पर अरावली सिर्फ वही भू आकृतियां मानी जाएंगी जो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हों। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर इसका असर बहुत गहरा और बहुत बड़ा था। और ये है वो आंकड़ा जो सच में चौंका देता है, 90%। जी हाँ, इस नई परिभाषा की वजह से अरावली का लगभग 90% हिस्सा कानूनी सुरक्षा के दायरे से ही बाहर हो गया है। जरा सोचिए, 10 में से 9 हिस्से। इस तस्वीर से कानूनी परिभाषा और जमीनी हकीकत के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां जिन्हें अब कानूनी सुरक्षा मिल गई है, वहीं दूसरी तरफ है वो नीची पहाड़ियां, ढलाने और वो इलाके जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, और वो सब अब पूरी तरह से असुरक्षित हो गए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस नई परिभाषा के बाद आखिर क्या-क्या असुरक्षित रह गया है और असल जिंदगी में इसके नतीजे क्या होंगे। देखिए, अब अरावली का ज्यादातर हिस्सा डेवलपमेंट और माइनिंग के लिए खुला है। इसमें वो निचली पहाड़ियां भी शामिल हैं जो पूरे इकोसिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं, वो ढलानें भी जो मिट्टी के कटाव को रोकती हैं, और वो जोन भी जो हमारे पीने के पानी यानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। इस फैसले के आलोचकों का साफ कहना है ये नियम भूदृश्य के सबसे ज्यादा इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हिस्सों को ही बाहर कर देता है और उन्हें शोषण के लिए खुला छोड़ देता है। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर चेतावनी है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब कानून प्रकृति को डिफाइन करने की, उसे परिभाषित करने की कोशिश करता है, तो इस पूरी प्रक्रिया में, इस ट्रांसलेशन में क्या कुछ खो जाता है।
क्या महज एक नंबर, एक संख्या, इतने जटिल इकोसिस्टम की पूरी कहानी बयां कर सकती है? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।